गुड मॉर्निंग फ्रेंड, शारदे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में हमारा इस वीडियो के विषय में बता ही दिया गया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक आउटलाइन दिया जाएगा जिससे स्टूडेंट को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि कोई भी सब्जेक्ट रटने की प्रयास ना करें, रटने के बजाय समझें, कॉन्सेप्ट को लें जो आपके लंबे समय तक बना रह सकता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को आज बताना चाहेंगे कि हमारा देश कैसे गुलाम हुआ है, गुलाम होने के कौन कौन से पहलू हैं एवं उसकी आजादी में अहम भूमिका किन किन व्यक्तियों का रहा है, हमारा देश कैसे आजाद हुआ है। ये सारी बातें आज हम आपको एक स्टोरी में बताएंगे जिससे आपका आधुनिक भारत का एक आउटलाइन मिल जाएगा। आउटलाइन देने का मेरा एक ही पर्पस होता है कि जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो पहले से कुछ बातें आप सुने हुए रहेंगे, जाने हुए रहेंगे। तो उस वीडियो को देखने में या फिर जब आप बुक पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट परेशान इस कारण से होता है कि वह पढ़ता तो जरूर है बट वह समझ नहीं पाता है और उसको क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एक सही क्रमबद्ध मतलब उसका अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, तभी आप किसी विषय को सही तरीके से पढ़ के अध्ययन कर सकेंगे और उसका प्रयोग परीक्षा में कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और इस आउटलाइन को आप भली भांति समझेंगे। ये आउटलाइन देने का एकमात्र पर्पस होता है कि अगर आपको किसी गांव के विषय में जानना है, आइए हम आपको एक छोटी सी बात से बताना चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आउटलाइन क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर किसी गांव के विषय में आपको जानना है, जैसा कि आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, तो गांव को जानने से पूर्व अगर वहां के कुछ व्यक्तियों के विषय में आप जान चुके हैं, समस्त व्यक्तियों के विषय में जानना कंपलसरी नहीं होता है, वहां के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को आप जान जाएं, वहां के कुछ प्रसिद्ध जो है उसके विषय में आप जान लें, कुछ बहुमूल्य चीजें, कुछ अवांछनीय चीजें, ये सभी को जब आप जान जाएंगे तो उस गांव के विषय में आपका विस्तृत अध्ययन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जस्ट लाइक ए हिस्ट्री आउटलाइन, इतिहास का आउटलाइन देने का मेरा यही मकसद है ताकि आप मेरे वीडियो को देखें और इस आउटलाइन से आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी और सबसे खास बात यह है कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। आइए हम अब अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करते हुए अब आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 14वीं शताब्दी तक तो पूरे विश्व डार्क एज में जी रहा था, मतलब अंधकार का जीवन जी रहा था, क्योंकि उस समय 14वीं शताब्दी के आसपास ईसाई धर्म का काफी उत्थान हुआ था और उन ईसाई धर्मों का जो हेड गुरु हुआ करते थे, जिनको पोप के नाम से जाना जाता है, अर्थात ईसाई के जो हेड गुरु होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? पोप के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ये पोप का कहना था कि हम जो कहते हैं ये भगवान अल्लाह का कहा हुआ है, अर्थात तुम लोग मेरी बात को मानो और उसको भली भांति पालन करो। तो इसलिए आप कह सकते हैं अंधकार का कहा जा रहा है, क्योंकि लोग देखते हुए भी नहीं देख पा रहा था, केवल पोप जो कह रहा था उस बात को वो लोग सुनता था। तो चलिए, लगभग हम आज 1400 की बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ स्क्रीन पर ध्यान दें।
क्योंकि टीचर का देखना कंपलसरी नहीं है, स्क्रीन को देखना कंपलसरी है। तो हम आपको बताएंगे। आइए हम आपके सामने पूरे विश्व का मानचित्र दिखाते हैं। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि हमारा भारत कहाँ है। तब आइए हम पहले आपको भारत को अंडरलाइन करके दिखा देते हैं कि ये हमारा भारत है। आप भारत को देख पा रहे होंगे। ठीक एक यूरोप कंट्री की हम बात करें, यूरोप कंट्री को हम अंडरलाइन करके आपको दिखा देते हैं। ये सारे देश जो दिख रहा है ये सब यूरोप कंट्री में आता है। तो हम बताना चाहेंगे कि ईसाइयों को जब हेड गुरु हुआ करते थे, जिनको पोप के नाम से पहले भी हम बता चुके हैं, तो वह पोप इटली में निवास करते थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि इटली की राजधानी आप लोग जानते होंगे कि रोम है। तो रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम में। तो पूर्वी रोम वाले जो क्षेत्र ये देख पा रहे हैं आप, ये जो पूर्वी रोम वाले क्षेत्र है इसको कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। कि ये पूर्वी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इस पूर्वी क्षेत्र को कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। तो सभी पोप लोगों का निवास यहाँ हुआ करते थे। आइए अब हम थोड़ा सा दिखाते हैं। लगभग 1453 ईस्वी की हम कहानी बता रहे हैं, जो पुनर्जागरण का उत्थान उस समय से हुआ था। अर्थात आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत लगभग यहाँ से शुरू होने वाला है। ऐसे आधुनिक भारत के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है, या कोई घंटी नहीं लगा रहा था जो आप कह सकते हैं कि घंटी मारे टन से आधुनिक भारत आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को जहां तक मानना है कि 1453 ईस्वी के आसपास, 1453 ईस्वी में आप देख पा रहे होंगे कि 1453 में इटली का जो कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र था उस पर इस्लाम का कब्जा हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, वहीं से हम लोग आधुनिक भारत मानते हैं। ऐसे बहुत से टीचर सब अपने अपने हिसाब से मानते हैं कि यहाँ से आधुनिक भारत शुरू हुआ है, यहाँ से आधुनिक भारत शुरू हुआ है। किन्हीं का मानना है कि 1607 है, तो किन्हीं का मानना है कि 1707 से शुरू हुआ है। लेकिन हम लोगों को जहां तक लगता है कि ये जो पुनर्जागरण का उत्थान हुआ, अर्थात कुस्तुनतुनिया का पतन ही आधुनिक भारत का जन्म देता है। तो अर्थात आइए हम आपको दिखाना हम आइए पहले आपको अंडरलाइन करके दिखाते हैं कि ये इटली कहाँ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब सारे क्षेत्र इटली है और ये हमारा इंडिया है। तो लगभग 1453 ईस्वी में ये आपका ईरान दिख रहा होगा। ये ईरान एक इस्लाम कंट्री है, इस्लाम लोगों का यहाँ निवास है। ये 1453 में क्या किया कि यहाँ एक सेकंड हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि ये आप चीन देख पा रहे होंगे, ये चीन है। और शायद आप बुक में पढ़े भी होंगे कि चीन से एक रेशम मार्ग का निर्माण हुआ था जो यूरोप कंट्री तक जाता था। उस रोड को रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो यही हुआ कि 1453 ईस्वी में इस्लाम लोग ने इस रोड पर कब्जा कर लिया और कुस्तुनतुनिया पर हमला बोलकर उस पर विजय प्राप्त कर लिया। अर्थात आप कह सकते हैं कि वहां रहने वाले जितने भी पोप लोग थे वहां से सब वापस इटली भाग के आ गए। कुस्तुनतुनिया पर अब इस्लाम लोगों का कब्जा हो गया है। अब इस्लाम लोगों को कहना है कि इस रोड, ये जो रेशम मार्ग आप देख पा रहे हैं, ये जो रेशम मार्ग है, इससे जाने वाले समस्त व्यापारियों से वह अत्यधिक टैक्स लेता था और उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाता था। जो इस्लाम कबूल नहीं करता था उसको
पार घाट लगा देता था, अर्थात कह सकते हैं कि उसका बलि चढ़ा देता था। तो वैसे में उधर कोई जाना, उस रोड से जाना कोई नहीं चाहता था। अब हम आइए एक अहम बात आपको और बताएंगे कि ये जो यूरोप कंट्री है, ये एक ठंडा प्रदेश है। ये जो दिखाया गया है, ये सब एक ठंडा प्रदेश है जहां मसालों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। अर्थात आप घर में भी अपने देखे होंगे कि किसी भी पदार्थ जल्दी खराब न हो, अर्थात मछली, मांस वगैरह आदि को करने के लिए या अत्यधिक लंबे समय तक रखने के लिए मसाले का प्रयोग किया जाता है, जिससे मसाला के प्रयोग करके उसे संरक्षित रखा जाता है कुछ अधिक देरों तक। इसलिए भारत से मसाला का निर्यात होता था। भारत से, चीन से, ये सभी रेशम मार्ग का प्रयोग करते हुए मसाले को यहाँ कुस्तुनतुनिया पहुंचाया जाता था। क्यों? क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो था व्यापारियों का मुख्य सेंटर था। यूरोप कंट्री में जो भी कोई व्यापार होगा वह कुस्तुनतुनिया से होकर ही होगा। लेकिन 1453 में जब ये कब्जा कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो वह सभी बिजनेस सेंटर को वह हटा कब्जा करके और उधर से लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी। और वो लोग जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि इस्लाम लोग उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाते थे। अब हुआ कि ये यूरोप कंट्री में मसालों को काफी समस्या क्रिएट हो गई। अब मसाले के बिना वहां मांस का फ्रीज रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वहां के लोग काफी परेशान होने लगे। तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, स्पेन। स्पेन का राजकुमार बोले कि भाई मसाला लाने की कोई व्यवस्था किया जाए, अर्थात हम अपने जहाज देंगे, पैसा देंगे, जाओ इंडिया जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजो। अब देखिए, बहुत से लोगों का मानना है कि इंडिया का खोज 1498 में वास्को डी गामा किया। ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया पहले भी था। लेकिन ये आप जरूर कह सकते हैं कि पुर्तगालियों वास्को डी गामा ने पहली बार समुद्री रास्ता का प्रयोग करते हुए भारत पहुंचा था। तो इसलिए भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब स्पेन का राजकुमार, यहां देख पा रहे होंगे कि स्पेन का राजकुमार बोला गया कि भारत जाने के कोई दूसरा रास्ता खोजो, तो कोई लोग जाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन आपको बताएंगे कि लगभग 1486 ईस्वी की हम बात करेंगे। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली जो था वह समुद्री रास्ते के प्रयोग करते हुए दक्षिण अफ्रीका, ये जो आप देख पा रहे होंगे सबसे दक्षिण में साउथ अफ्रीका दिखाया गया है, इस बिंदु को केप एंड गुड होप के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसको उत्मासा कहा गया है। उत्मासा कहा गया है। अर्थात केप्ट एंड गुड होप के नाम से जाना जाता है। ये साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु को बताया गया था। तो कहेंगे कि लगभग 1486 की हम बात कर रहे हैं। 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज है, जो केप एंड गुड होप तक पहुंचा। अब यहाँ के बाद उसे भारत जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। उसको तो पता था ही नहीं कि भारत इधर है। वो बेचारा काफी लंबी यात्रा करने के बाद भी वह भारत को नहीं खोज पाया, इसलिए वह पुनः फिर से वापस चला गया। लेकिन यहाँ स्पेन के जो राजकुमार था उसको तो मसाला की समस्या सॉर्ट आउट हुआ नहीं।
तो क्या करता है कि घोषणा करता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो भारत को खोज सकता है। तो कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप भी तैयार नहीं होंगे। कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है, कब तक आना है ये भी नहीं पता है। मतलब आप कह सकते हैं अनिश्चितकालीन दौरे पे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए कोई जाने को तैयार नहीं था। लेकिन काफी कहने सुनने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम कोलंबस है, शायद कोलंबस का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, जिसे अमेरिका का खोज का श्रेय दिया जाता है। तो कोलंबस कहता है राजकुमार से कि हमें जाने के लिए 8-10 आदमी दीजिए और जहाज दीजिए, हम भारत को खोजने जाएंगे। तो होता क्या है कि बार्थोलोम्यू डियाज जो बताया गया था कि दक्षिण के हम सबसे अंतिम पॉइंट पर चले गए, भारत दक्षिण में तो नहीं है। वो बता रहा था बार्थोलोम्यू डियाज राजकुमार को कि वहां दक्षिण में तो भारत नहीं है, भारत जब भी है तो पश्चिम में है, इस एरिया में। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ कितना मजा आता है। भारत ऑलरेडी इधर आप देख पा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तो पता नहीं है कि भारत कहाँ है। तो बार्थोलोम्यू डियाज के कथन के अनुसार तो उन लोगों को एकदम संपूर्ण रूप से पता चलने लगा कि भारत जब भी है तो पश्चिम में ही है। इसलिए कोलंबस क्या करता है कि वहां से जाने के लिए कुछ लोगों को तैयार करवाता है, बट कोई जाने को जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। तो लास्ट में वहां का जो प्रिंस मतलब राजकुमार था, उसको कहना पड़ा कि जेल में जितने भी कैदी हैं जिसको प्राण दंड मिल चुका है, जिसकी सजाए मौत हो चुकी है, तो वैसे कैदियों को भेज दिया जाए इस सफर पर। अगर भारत को खोज दिया तो उसका प्राण दंड माफ हो जाएगा। तब कैदी लोग भी सोचा कि वैसे भी तो मरना है, वैसे भी मरना है, दोनों स्थिति में मरना ही है, लेकिन ज्यादा चांस है कि यदि हम भारत को खोद देते हैं तो हमारा प्राण दंड क्षमा कर दिया जाएगा। इसलिए कोलंबस कैदियों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है, वह पश्चिम की दिशा में। आप देख पा रहे होंगे इस एरिया में निकलता है। ये सफर काफी साहसीपूर्ण था, काफी डरावना हो रहा था, क्योंकि कोलंबस का 2-3 साथी मर चुका था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस समय कोई दवा दारू नहीं हुआ करता था, ना कोई संसाधन था, टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। जो लोग बीमार हुआ मर गया, उठाओ समुद्र में फेंक दो। ऐसे स्थिति से वो लोग सफर करते जा रहा था। लगभग जब 3 कैदी मर गया तब भी कोलंबस आगे बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन सभी कैदी ने कह रहा था कि कोलंबस चलो वापस लौट जाओ। तो कोलंबस बोला कि हम किस मुंह से वापस लौट जाएं, अभी तो हम भारत खोजे भी नहीं। तो वो लोग कैदी क्या करता है, देखिए कोलंबस का जो साहसी यात्रा है, इसी के कारण उसे अमेरिका खोजने का श्रेय मिलता है। तो वो सारे कैदी क्या करता है कि आज रात में कोलंबस को ही फेंकने का प्रोग्राम बना लेता है कि आज रात में कोलंबस सोएगा, उसको उठा के समुद्र में फेंक देंगे, फिर हम लोग वापस चलेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। उसी शाम में क्या होता है कि एक टीला दिखता है। एक टीला यहाँ दिख रहा था। ये टीले के पास जब पहुंचा तो देखा कि यहाँ मसाला है। अब वो कैदी लोग उछलने लगा कि भारत मिल गया, भारत मिल गया। देखिए क्या है, भारत इधर है, खोज इधर रहा, और ये लोग खुश इधर हो रहा कि भारत मिल गया, भारत मिल गया। वो लोग क्या करता है कि भर जहाज मसाला लेकर जाता है स्पेन, और स्पेन के राजकुमार को बताता है कि हमने तो भारत को खोज दिया। अब देखिए एक रोचक बात है आपको हम बताना चाहेंगे कि कोलंबस इस टीला तक ही आया, कि टीला का नाम हम आगे अभी बताएंगे, इस टीला तक ही आया, जबकि अमेरिका आप देख पा रहे होंगे कि इधर है।
यहाँ के बाद एक नाविक था जो विचरते हुए यहाँ तक पहुंचा, तो देखा कि यहाँ भी एक टीला है और यहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस टीले पर रहने वाले लोग को भी इंडिया कहा गया। यहाँ भी रहने वाले लोग को इंडिया ही कहा गया कि ये लोग इंडिया, ये इंडिया ही है। चलिए हम अब ये अमेरिका होने की बात जो होती है वो हम आगे आपको क्लियर करेंगे। अब ये क्या होता है कि ये भर जहाज मसाला लेकर ये लोग स्पेन पहुंचता है। स्पेन का राजकुमार काफी खुश होता है, सबको काफी नाम भी देता है। अब स्पेन का राजकुमार क्या करता है कि उस एरिया में मतलब वैसे व्यवसाय जो पहले से भारत से व्यवसाय कर रहे थे, वैसे व्यवसायियों को अब इस टीला के पास भेजा कि जाइए, भारत जाने का दूसरा मार्ग मिल चुका है, अब जाइए अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। तो जो पहले से व्यापार कर रहे थे वो मार्ग मिल चुका है, अब जाइए अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। तो जो पहले से व्यापार कर रहे थे वह जब इंडिया वो जाने का दूसरा देखता है कि ये कौन है, यहाँ तो कोई इज्जत स्वागत भी नहीं करता है। तब उस व्यापारियों को लगा कि ये वापस आ जाता है कि आप कैप्टन गुड होप तक किसके द्वारा बताया गया था? बार्थोलोम्यू डिजायर्स के द्वारा। अब हम बताएंगे कि ये पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा लगभग 1498 में यहाँ पहुंचता है। अभी हम आपको बता रहे थे 1486 से शुरू हुआ था बार्थोलोम्यू डिजायर्स से लेके, अब हम 1498 तक के पहुंच चुके हैं। 1498 अर्थात ये एक फिक्स डेट है जो दिखाया गया। 1498 को बार्थोलोम्यू डिजायर्स द्वारा बताया एगो रास्ता उत्माशा तक पहुंचता है और यहाँ आके चिल्लाता है वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया। लेकिन इंडिया तो इधर है, अगर यहाँ से तिरछे मारता तो इंडिया पहुंच जाता, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि इंडिया इधर है। यहाँ आके वो चिल्ला रहा था, लेकिन बाय चांस या संजोग कह सकते हैं कि भारत का एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, जो केप एंड गुड होप पर व्यापार करने के लिए आया हुआ था और इधर से वास्को डी गामा चिल्ला रहा था वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया। अब आइए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके गांव के विषय में कहीं बात करेगा कि ये गांव कहाँ है या इस गांव में कौन से लोग रहते हैं, तो आप जरूर पूछेंगे कि भाई इस गांव में जाना है। तो बोले कि हाँ इस गांव में, कि अगर संजोग से आप उसी गांव के हैं तो आप जरूर पूछेंगे कि उस गांव में किनके यहाँ जाना है। अगर वो बताया कि फल्ले बाबू के यहाँ जाना है तो आप क्या करेंगे, उनको कोई शॉर्टकट रास्ता बता देंगे कि आप इस रास्ते से सीधे जाइए, फल्ले बाबू के घर के पास निकलिएगा। तो उसी वही बात यहाँ हुआ कि वास्को डी गामा यहाँ चला रहा था वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, और इधर से एक भारतीय व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद व्यवसाय करने के लिए यहाँ आया हुआ था। संजोग से दोनों मिल गया। अब क्या होता है कि अब्दुल मजीद के द्वारा वास्को डी गामा भारत नहीं पहुंच पाता। इतना बाय चांस कैसे हो सकता है कि वह यहाँ कैप्टन गुड होप पर पहुंचता है, अब्दुल मजीद मिलता है और डायरेक्ट वह केरल आता है और केरल के सेक्शन में ही मसाला मिलता है। इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता है। ये भाग्य अर्थात ये संजोग आप कह सकते हैं कि अब्दुल मजीद के द्वारा मिला, जो अब्दुल मजीद के बताए हुए रास्ते पर आया और वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां राजा जमोरिन से मुलाकात हुआ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ आया, तो क्या कहेंगे कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया और वह किस राजा के दरबार में गया, तो राजा जमोरिन के दरबार में गया। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि राजा जमोरिन जो है वह एक हिंदू राजा है। अगर वह मुस्लिम राजा होता
तो पूछते कि ये तुम किधर से आया, उस रास्ते को भी ब्लॉक कर देता। लेकिन हिंदू राजा था, उसको काफी स्वागत किया गया। स्वागत करने के पीछे एक विशेष रीजन दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मसाला सड़ रहा था और वहां मसाले के बिना वो लोग परेशान हो रहा था। अर्थात कह सकते हैं कि एक दूसरे की जरूरत को मिला दिया। तो खुशी का क्या अंदाजा रह सकता है, क्योंकि केरल के सेक्शन में मसाले सड़ रहा था। अब हम आइए, यहाँ के बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताएंगे कि अब क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचता है और वहां से काफी मसाला लेकर उसी रास्ते से वापस फिर पुर्तगाल पहुंचता है। जैसा कि इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये सौभाग्य की बात है कि मसाले को लगभग वह 60 गुना मूल्य पर बेचा। मतलब पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, जब यहाँ से मसाला भर के वह ले गया, लगभग 60 गुने मुनाफा कमाया। अब बताना चाहेंगे कि लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों ने अकेले व्यवसाय किया और काफी पैसा कमाया। इसके बाद पता चलता है कि अब वहां के आसपास के भी जो कंट्री वाले लोग थे, उसे भी लगने लगा कि ये भारत से व्यवसाय करके काफी पैसा कमा रहा है, तो क्यों ना हम लोगों को भी भारत से व्यवसाय किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे टर्न में डच आता है, जो डच आप कह सकते हैं हॉलैंड, जिसको अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1602 में एक डच ईस्ट इंडिया की स्थापना किया और यहाँ सभी लोग पहुंचे और व्यवसाय करना शुरू किया। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि ये ईस्ट इंडिया वाली कहानी क्या कहती है, ईस्ट इंडिया का स्थापना कैसे हुआ। तो हुआ कि अब रियल इंडिया जो था ये भी मिल गया, एक इंडिया इधर भी मिला हुआ था। तब अब यहाँ से यूरोपीय कंट्री जब भी कोई व्यवसाय निकलता था तो पूछता था कि कौन इंडिया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए यहाँ दो इंडिया बन चुका था, एक वेस्ट में था और एक ईस्ट में था। तो वहां से जब भी कोई व्यवसाय निकलता था तो पूछता था कि कौन सा इंडिया जा रहे हो। तो अगर ये इंडिया आना रहता था तो बोलता था ईस्ट इंडिया। अब यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है। ईस्ट इंडिया कोई खास नहीं था, इस कारण ही इसको ईस्ट इंडिया कहा गया। और ये जो आप देख पा रहे हैं, जो पहला टीला खोजा गया था कोलंबस के द्वारा, ये वेस्ट इंडिया है, अर्थात इसको आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। अब बताना चाहेंगे कि यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे अमेरिका को भी मूल भारतीयों कहा जाता है, क्योंकि इसे लाल भारतीयों के नाम से जाना जाता था। अमेरिका का खोज आप लोग जानते होंगे कि कोलंबस ने किया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइए हम बताना चाहेंगे कि कोलंबस तो यहीं तक है, वेस्ट इंडीज तक ही कोलंबस रह गया। यहाँ के बाद एक अमेरिको वेस्पुसी नामक नाविक था जो यहाँ तक पहुंचा था। अर्थात आप कह सकते हैं कि अमेरिका का खोज अमेरिको वेस्पुसी ने किया था। अमेरिको वेस्पुसी करता है, लेकिन कोलंबस का काफी साहसीपूर्ण यात्रा होने के कारण ये श्रेय उसी को दिया जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का आउटलाइन देने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग भली भांति इस आउटलाइन से समझ पाएंगे और आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको विश्लेषण वाले वीडियो समय समय पर देते रहेंगे ताकि आप अपने भली भांति अपना कार्य समय से पूरा कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, शारदे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं।
और आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में हमारा इस वीडियो के विषय में बता ही दिया गया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक आउटलाइन दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि कोई भी सब्जेक्ट रटने की प्रयास ना करें, रटने के बजाय समझें, कॉन्सेप्ट को लें जो आपके लंबे समय तक बना रह सकता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को आज बताना चाहेंगे कि हमारा देश कैसे गुलाम हुआ है, गुलाम होने के कौन-कौन से पहलू हैं एवं उसकी आज़ादी में अहम भूमिका किन-किन व्यक्तियों का रहा है, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ है। ये सारी बातें आज हम आपको एक स्टोरी में बताएंगे, जिससे आपका आधुनिक भारत का एक आउटलाइन मिल जाएगा। आउटलाइन देने का मेरा एक ही पर्पस होता है कि जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, तो पहले से कुछ बातें आप सुने हुए रहेंगे, जाने हुए रहेंगे। तो उस वीडियो को देखने में या फिर जब आप बुक पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान इस कारण से होता है कि वह पढ़ता तो ज़रूर है बट वह समझ नहीं पाता है और उसको क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए एक सही क्रमबद्ध मतलब उसका अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी विषय को सही तरीके से पढ़ के अध्ययन कर सकेंगे और उसका प्रयोग परीक्षा में कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और इस आउटलाइन को आप भली-भांति समझेंगे। ये आउटलाइन देने का एकमात्र पर्पस होता है कि अगर आपको किसी गाँव के विषय में जानना है, आइए हम आपको एक छोटी-सी बात से बताना चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आउटलाइन क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर किसी गाँव के विषय में आपको जानना है, जैसा कि आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, तो गाँव को जानने से पूर्व अगर वहाँ के कुछ व्यक्तियों के विषय में आप जान चुके हैं, समस्त व्यक्तियों के विषय में जानना कंपल्सरी नहीं होता है। वहाँ के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को आप जान जाएँ, वहाँ के कुछ प्रसिद्ध जो है उसके विषय में आप जान लें, कुछ बहुमूल्य चीज़ें, कुछ अवांछनीय चीज़ें, ये सभी को जब आप जान जाएँगे, तो उस गाँव के विषय में आपका विस्तृत अध्ययन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जस्ट लाइक ए हिस्ट्री आउटलाइन। इतिहास का आउटलाइन देने का मेरा यही मकसद है, ताकि आप मेरे वीडियो को देखें और इस आउटलाइन से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी और सबसे खास बात यह है कि आपको पढ़ने में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। आइए हम अब अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि लगभग 14वीं शताब्दी तक तो हमारा देश समस्त भारत की हम बात करते हैं, समस्त इंडिया, जैसा कि आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब अपने कहानी को हम प्रारंभ करते हुए अब आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 14वीं शताब्दी तक तो पूरे विश्व डार्क एज में जी रहा था, मतलब अंधकार का जीवन जी रहा था, क्योंकि उस समय 14वीं शताब्दी के आसपास ईसाई धर्म का काफी उत्थान हुआ था और उन ईसाई धर्मों का जो हेड गुरु हुआ करते थे, जिनको पोप के नाम से जाना जाता है, अर्थात ईसाई के जो हेड गुरु होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? पोप के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि ये पोप का कहना था कि हम जो कहते हैं ये भगवान अल्लाह का कहा हुआ है, अर्थात तुम लोग मेरी बात को मानो और उसको भली भांति पालन करो।
तो इसलिए आप कह सकते हैं अंधकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग देखते हुए भी नहीं देख पा रहा था, केवल पोप जो कह रहा था उस बात को वो लोग सुनता था। तो चलिए, लगभग हम आज 1400 की बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ स्क्रीन पर ध्यान दें, क्योंकि टीचर का देखना कंपलसरी नहीं है, स्क्रीन को देखना कंपलसरी है। तो हम आपको बताएंगे। आइए हम आपके सामने पूरे विश्व का मानचित्र दिखाते हैं। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि हमारा भारत कहाँ है। तब आइए हम पहले आपको भारत को अंडरलाइन करके दिखा देते हैं कि ये हमारा भारत है। आप भारत को देख पा रहे होंगे। ठीक एक यूरोप कंट्री की हम बात करें, ये जो आप ऐसे सब देख पा रहे हैं, ये सब यूरोप कंट्री है। एक सेकेंड, हम आपको दिखाएंगे कि ये सारे यूरोप कंट्री को हम अंडरलाइन करके आपको दिखा देते हैं। ये सारे देश जो दिख रहा है ये सब यूरोप कंट्री में आता है। तो हम बताना चाहेंगे कि ईसाइयों को जब हेड गुरु हुआ करते थे, जिनको पोप के नाम से पहले भी हम बता चुके हैं, तो वह पोप इटली में निवास करते थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि इटली की राजधानी आप लोग जानते होंगे कि रोम है। तो रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम में। तो पूर्वी रोम वाले जो क्षेत्र ये देख पा रहे हैं आप, ये जो पूर्वी रोम वाले क्षेत्र है इसको कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इस पूर्वी क्षेत्र को कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। तो सभी पोप लोगों का निवास यहाँ हुआ करते थे। आइए अब हम थोड़ा सा दिखाते हैं। लगभग 1453 ईस्वी की हम कहानी बता रहे हैं, जो पुनर्जागरण का उत्थान उस समय से हुआ था। अर्थात आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत लगभग यहाँ से शुरू होने वाला। ऐसे आधुनिक भारत के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है, या कोई घंटी नहीं लगा रहा था जो आप कह सकते हैं कि घंटी मारे टन से आधुनिक भारत आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को जहां तक मानना है कि 1453 ईस्वी के आसपास, 1453 ईस्वी में आप देख पा रहे होंगे कि 1453 में इटली का जो कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र था उस पर इस्लाम का कब्जा हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, वहीं से हम लोग आधुनिक भारत मानते हैं। ऐसे बहुत से टीचर सब अपने अपने हिसाब से मानते हैं कि यहाँ से आधुनिक भारत शुरू हुआ है, यहाँ से आधुनिक भारत शुरू हुआ है। किन्हीं का मानना है कि 1607 है, तो किन्हीं का मानना है कि 1707 से शुरू हुआ है। लेकिन हम लोगों को जहां तक लगता है कि ये जो पुनर्जागरण का उत्थान हुआ, अर्थात कुस्तुनतुनिया का पतन ही आधुनिक भारत का जन्म देता है। तो अर्थात आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये हुआ क्या था। तो हम आइए पहले आपको अंडरलाइन करके दिखाते हैं कि ये इटली कहाँ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब सारे क्षेत्र इटली है और ये हमारा इंडिया है। तो लगभग 1453 ईस्वी में ये आपका ईरान दिख रहा होगा। ये ईरान एक इस्लाम कंट्री है, इस्लाम लोगों का यहाँ निवास है। ये 1453 में क्या किया कि यहाँ एक सेकेंड, हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि ये आप चीन देख पा रहे होंगे, ये चीन है। और शायद आप बुक में पढ़े भी होंगे कि चीन से एक रेशम मार्ग का निर्माण हुआ था जो यूरोप कंट्री तक जाता था। उस रोड को रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है।
तो यही हुआ कि 1453 ईस्वी में इस्लाम लोग ने इस रोड पर कब्जा कर लिया और कुस्तुनतुनिया पर हमला बोलकर उस पर विजय प्राप्त कर लिया। अर्थात आप कह सकते हैं कि वहां रहने वाले जितने भी पोप लोग थे वहां से सब वापस इटली भाग के आ गए। कुस्तुनतुनिया पर अब इस्लाम लोगों का कब्जा हो गया है। अब इस्लाम लोगों को कहना है कि इस रोड, ये जो रेशम मार्ग आप देख पा रहे हैं, ये जो रेशम मार्ग है, इससे जाने वाले समस्त व्यापारियों से वह अत्यधिक टैक्स लेता था और उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाता था। जो इस्लाम कबूल नहीं करता था उसको पार घाट लगा देता था, अर्थात कह सकते हैं कि उसका बलि चढ़ा देता था। तो वैसे में उधर कोई जाना, उस रोड से जाना कोई नहीं चाहता था। अब हम आइए एक अहम बात आपको और बताएंगे कि ये जो यूरोप कंट्री है ये एक ठंडा प्रदेश है। ये जो दिखाया गया है ये सब एक ठंडा प्रदेश है जहां मसालों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। अर्थात आप घर में भी अपने देखे होंगे कि किसी भी पदार्थ जल्दी खराब न हो, अर्थात मछली, मांस वगैरह आदि को फ्रीजिंग करने के लिए या अत्यधिक लंबे समय तक रखने के लिए मसाले का प्रयोग किया जाता है, जिससे मसाला के प्रयोग करके उसे संरक्षित रखा जाता है कुछ अधिक देरों तक। इसलिए भारत से मसाला का निर्यात होता था। भारत से, चीन से, ये सभी रेशम मार्ग का प्रयोग करते हुए मसाले को यहाँ कुस्तुनतुनिया पहुंचाया जाता था। क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो था व्यापारियों का मुख्य सेंटर था। यूरोप कंट्री में जो भी कोई व्यापार होगा वह कुस्तुनतुनिया से होकर ही होगा। लेकिन 1453 में जब ये कब्जा कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो वह सभी बिजनेस सेंटर को वह हटा कब्जा करके और उधर से लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी और लोग जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि इस्लाम लोग उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाते थे। अब हुआ कि ये यूरोप कंट्री में मसालों को काफी समस्या क्रिएट हो गई। अब मसाले के बिना वहां मांस का फ्रीजिंग रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वहां के लोग काफी परेशान होने लगे। तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ एक छोटा सा देश दिख रहा होगा, स्पेन। स्पेन का राजकुमार बोले कि भाई मसाला लाने की कोई व्यवस्था किया जाए, अर्थात हम अपने जहाज देंगे, पैसा देंगे, जाओ इंडिया जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजो। अब देखिए बहुत से लोगों को मानना है कि इंडिया का खोज 1498 में वास्को डी गामा किया। ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया पहले भी था, लेकिन ये आप जरूर कह सकते हैं कि पुर्तगालियों वास्को डी गामा ने पहली बार समुद्री रास्ता का प्रयोग करते हुए भारत पहुंचा था। तो इसलिए भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब स्पेन का राजकुमार, यहां देख पा रहे होंगे कि स्पेन का राजकुमार बोला गया कि भारत जाने के कोई दूसरा रास्ता खोजो, तो कोई लोग जाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन आपको बताएंगे कि लगभग 1486 ईस्वी की हम बात करेंगे। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली जो था वह समुद्री रास्ते के प्रयोग करते हुए दक्षिण अफ्रीका, ये जो आप देख पा रहे होंगे सबसे दक्षिण में साउथ अफ्रीका दिखाया गया है, इस बिंदु को केप एंड गुड होप के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसको उत्मासा कहा गया है, उत्मासा कहा गया है। अर्थात केप्ट एंड गुड होप के नाम से जाना जाता है। ये
साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु को बताया गया था, तो कहेंगे कि लगभग 1486 की हम बात कर रहे हैं। 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज है, जो केप एंड गुड होप तक पहुंचा। अब यहाँ के बाद उसे भारत जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। उसको तो पता था ही नहीं कि भारत इधर है। वो बेचारा काफी लंबी यात्रा करने के बाद भी वह भारत को नहीं खोज पाया, इसलिए वह पुनः फिर से वापस चला गया। लेकिन पुत्र यहाँ स्पेन के जो राजकुमार था उसको तो मसाला की समस्या सॉर्ट आउट हुआ नहीं, तो क्या करता है कि घोषणा करता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो भारत को खोज सकता है। तो कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप भी तैयार नहीं होंगे। कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है, कब तक आना है ये भी नहीं पता है। मतलब आप कह सकते हैं अनिश्चितकालीन दौरे पे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए कोई जाने को तैयार नहीं था। लेकिन काफी कहने सुनने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम कोलंबस है, शायद कोलंबस का नाम आप पहले भी सुन चुके होंगे, जिसे अमेरिका का खोज का श्रेय दिया जाता है। तो कोलंबस कहता है राजकुमार से कि हमें जाने के लिए 8-10 आदमी दीजिए और जहाज दीजिए, हम भारत को खोजने जाएंगे। तो होता क्या है कि बार्थोलोम्यू डियाज जो बताया गया था कि दक्षिण के हम सबसे अंतिम पॉइंट पर चले गए, भारत दक्षिण में तो नहीं है। वो बता रहा था बार्थोलोम्यू डियाज राजकुमार को कि वहां दक्षिण में तो भारत नहीं है, भारत जब भी है तो पश्चिम में है, इस एरिया में। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ कितना मजा आता है। भारत ऑलरेडी इधर आप देख पा रहे हैं, लेकिन वो लोगों को तो पता नहीं है कि भारत कहाँ है। तो बार्थोलोम्यू डियाज के कथन के अनुसार तो उन लोगों को एकदम संपूर्ण रूप से पता चलने लगा कि भारत जब भी है तो पश्चिम में ही है। इसलिए कोलंबस क्या करता है कि वहां से जाने के लिए कुछ लोगों को तैयार करवाता है, बट कोई जाने को जल्दी तैयार नहीं हो रहा था। तो लास्ट में वहां का जो प्रिंस मतलब राजकुमार था, उसको कहना पड़ा कि जेल में जितने भी कैदी हैं जिसको प्राण दंड मिल चुका है, जिसकी सजाए मौत हो चुकी है, तो वैसे कैदियों को भेज दिया जाए इस सफर पर। अगर भारत को खोज दिया तो उसका प्राण दंड माफ हो जाएगा। तब कैदी लोग भी सोचा कि वैसे भी तो मरना है, वैसे भी मरना है, दोनों स्थिति में मरना ही है, लेकिन ज्यादा चांस है कि यदि हम भारत को खोद देते हैं तो हमारा प्राण दंड क्षमा कर दिया जाएगा। इसलिए कोलंबस कैदियों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल जाता है, वह पश्चिम की दिशा में। आप देख पा रहे होंगे इस एरिया में निकलता है। ये सफर काफी साहसीपूर्ण था, काफी डरावना हो रहा था, क्योंकि कोलंबस का 2-3 साथी मर चुका था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उस समय कोई दवा दारू नहीं हुआ करता था, ना कोई संसाधन था, टेलीफोन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। जो लोग बीमार हुआ मर गया, उठाओ समुद्र में फेंक दो। ऐसे स्थिति से वो लोग सफर करते जा रहा था। लगभग जब 3 कैदी मर गया तब भी कोलंबस आगे बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन सभी कैदी ने कह रहा था कि कोलंबस चलो वापस लौट जाओ। तो कोलंबस बोला कि हम किस मुंह से वापस लौट जाएं, अभी तो हम भारत खोजे भी नहीं। तो वो लोग कैदी क्या करता है, देखिए कोलंबस का जो साहसी यात्रा है, इसी के कारण उसे अमेरिका खोजने का श्रेय मिलता है। तो वो सारे कैदी क्या करता है कि आज रात में कोलंबस को ही फेंकने का प्रोग्राम बना लेता है कि आज रात में कोलंबस सोएगा, उसको उठा के समुद्र में फेंक देंगे, फिर हम लोग वापस चलेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। उसी शाम में क्या होता है कि एक टीला दिखता है। एक टीला यहाँ दिख रहा था।
ये टीले के पास जब पहुंचा तो देखा कि यहाँ मसाला है। अब वो कैदी लोग उछलने लगा कि भारत मिल गया, भारत मिल गया। देखिए क्या है, भारत इधर है, खोज इधर रहा, और ये लोग खुश इधर हो रहा कि भारत मिल गया, भारत मिल गया। वो लोग क्या करता है कि भर जहाज मसाला लेकर जाता है स्पेन, और स्पेन के राजकुमार को बताता है कि हमने तो भारत को खोज दिया। अब देखिए, एक रोचक बातें आपको हम बताना चाहेंगे कि कोलंबस इस टीला तक ही आया। ये टीला का नाम हम आगे भी बताएंगे। इस टीला तक ही आया, जबकि अमेरिका आप देख पा रहे होंगे कि इधर है। यहाँ के बाद एक नाविक था जो विचरते हुए यहाँ तक पहुंचा, तो देखा कि यहाँ भी एक टीला है और यहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस टीले पर रहने वाले लोग को भी इंडिया कहा गया। यहाँ भी रहने वाले लोग को इंडिया ही कहा गया कि ये लोग इंडिया, ये इंडिया ही है। चलिए, हम अब ये अमेरिका होने की बात जो होती है वो हम आगे आपको क्लियर करेंगे। अब ये क्या होता है कि ये भर जहाज मसाला लेकर ये लोग स्पेन पहुंचता है। स्पेन का राजकुमार काफी खुश होता है, सबको काफी नाम भी देता है। अब वो स्पेन का राजकुमार क्या करता है कि उस एरिया में मतलब वैसे व्यवसाय जो पहले से भारत से व्यवसाय कर रहे थे, वैसे व्यवसायियों को अब इस टीला के पास भेजा कि जाइए, भारत जाने का दूसरा मार्ग मिल चुका है, अब जाइए अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। तो जो पहले से व्यापार कर रहे थे वह जब इंडिया वो व्यवसाय जब यहाँ तब क्या होता है कि फिर भारत की खोज करने के लिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे पुर्तगाल बगल में ही है। ये पुर्तगाल क्या करता है कि बार्थोलोम्यू डियाड के द्वारा बताए हुए रास्ते पर केप एंड गुड हाउ पहुंचता है। आप देख पा रहे होंगे कि आप केप एंड गुड हाउ तक किसके द्वारा बताया गया था? बार्थोलोम्यू डियाड के द्वारा। अब हम बताएंगे कि ये पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा लगभग 1498 में यहाँ पहुंचता है। अभी हम आपको बता रहे थे 1486 से शुरू हुआ था बार्थोलोम्यू डिजायर से लेके, अब हम 1498 तक के पहुंच चुके हैं। 1498 अर्थात ये एक फिक्स डेट है जो दिखाया गया। 1498 को बार्थोलोम्यू डियायर द्वारा बताया एगो रास्ता उत्माशा तक पहुंचता है और यहाँ आके चिल्लाता है वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया। लेकिन इंडिया तो इधर है, अगर यहाँ से तिरछे मारता है तो इंडिया पहुंच जाता, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि इंडिया इधर है। यहाँ आके वो चिल्ला रहा था, लेकिन बाय चांस या संजोग कह सकते हैं कि भारत का एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, जो केप एंड गुड हाउ पर व्यापार करने के लिए आया हुआ था और इधर से वास्को डी गामा चिल्ला रहा था वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया। अब आइए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके गांव के विषय में कहीं बात करेगा कि ये गांव कहाँ है या इस गांव में कौन से लोग रहते हैं, तो आप जरूर पूछेंगे कि इस गांव में जाना है, तो बोले कि हाँ इस गांव में, कि अगर संजोग से आप उसी गांव के हैं तो आप जरूर पूछेंगे कि उस गांव में किनके यहाँ जाना है। अगर वो बताया कि फल्ले बाबू के यहाँ जाना है तो आप क्या करेंगे, उनको कोई शॉर्टकट रास्ता बता देंगे कि आप इस रास्ते से सीधे जाइए, फल्ले बाबू के घर के पास निकलिएगा। तो उसी वही बात यहाँ हुआ कि वास्को डी गामा यहाँ चला रहा था वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, और इधर से एक भारतीय व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद व्यवसाय करने के लिए यहाँ आया हुआ था। संजोग से दोनों मिल गया। अब क्या होता है कि अब्दुल मजीद के द्वारा
वास्को डी गामा भारत नहीं पहुंच पाता, इतना बाय चांस कैसे हो सकता है कि वह यहाँ कैप्टन गुड होप पर पहुंचता है, अब्दुल मजीद मिलता है और डायरेक्ट वह केरल आता है और केरल केरल के सेक्शन में ही मसाला मिलता है। इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता है। ये भाग्य अर्थात ये संजोग आप कह सकते हैं कि अब्दुल मजीद के द्वारा मिला, जो अब्दुल मजीद के बताए हुए रास्ते पर आया और वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां राजा जमोरिन से मुलाकात हुआ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ आया, तो क्या कहेंगे कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया और वह किस राजा के दरबार में गया, तो राजा जमोरिन के दरबार में गया। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि राजा जमोरिन जो है वह एक हिंदू राजा है। अगर वह मुस्लिम राजा होता तो पूछते कि ये तुम किधर से आया, उस रास्ते को भी ब्लॉक कर देता, लेकिन हिंदू राजा था, उसको काफी स्वागत किया गया। स्वागत करने के पीछे एक विशेष रीजन दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ मसाला सड़ रहा था और वहां मसाले के बिना वो लोग परेशान हो रहा था। अर्थात कह सकते हैं कि एक दूसरे की जरूरत को मिला दिया, तो खुशी का क्या अंदाजा रह सकता है, क्योंकि केरल के सेक्शन में मसाले सड़ रहा था। अब हम आइए यहाँ के बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताएंगे कि अब क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचता है और वहां से काफी मसाला लेकर उसी रास्ते से वापस फिर पुर्तगाल पहुंचता है। जैसा कि इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये सौभाग्य की बात है कि मसाले को लगभग वह 60 गुना मूल्य पर बेचा। मतलब पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, जब यहाँ से मसाला भर के वह ले गया, लगभग 60 गुने मुनाफा कमाया। अब बताना चाहेंगे कि लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों ने अकेले व्यवसाय किया और काफी पैसा कमाया। इसके बाद पता चलता है कि अब वहां के आसपास के भी जो कंट्री वाले लोग थे उसे भी लगने लगा कि ये भारत से व्यवसाय करके काफी पैसा कमा रहा है, तो क्यों ना हम लोगों को भी भारत से व्यवसाय किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे टर्न में डच आता है, जो डच आप कह सकते हैं हॉलैंड, जिसको अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1602 में एक डच ईस्ट इंडिया की स्थापना किया और यहाँ सभी लोग पहुंचे और व्यवसाय करना शुरू किया। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि ये ईस्ट इंडिया वाली कहानी क्या कहती है, ईस्ट इंडिया का स्थापना कैसे हुआ। तो हुआ कि अब रियल इंडिया जो था ये भी मिल गया, एक इंडिया इधर भी मिला हुआ था। तब अब यहाँ से यूरोपीय कंट्री जब भी कोई व्यवसाय निकलता था तो पूछता था कि कौन इंडिया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों के लिए यहाँ 2 इंडिया बन चुका था, एक वेस्ट में था और एक ईस्ट में था। तो वहां से जब भी कोई व्यवसाय निकलता था तो पूछता था कि कौन सा इंडिया जा रहे हो, तो अगर ये इंडिया ना रहता था तो बोलता था ईस्ट इंडिया। अब यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है। ईस्ट इंडिया कोई खास नहीं था, इस कारण ही इसको ईस्ट इंडिया कहा गया। और ये जो आप देख पा रहे हैं, जो पहला टीला खोजा गया था कोलंबस के द्वारा, ये वेस्ट इंडिया है, अर्थात इसको आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। अब बताना चाहेंगे कि यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे अमेरिका को भी मूल भारतीयों कहा जाता है, क्योंकि इसे लाल भारतीयों के नाम से जाना जाता था। अमेरिका का खोज आप लोग जानते होंगे कि कोलंबस ने किया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइए हम बताना चाहेंगे कि कोलंबस तो यहीं तक है,
वेस्ट इंडीज तक ही कोलंबस रह गया। यहाँ के बाद एक अमेरिको वेस्पुसी नामक नाविक था जो यहाँ तक पहुंचा था। अर्थात आप कह सकते हैं कि अमेरिका का खोज अमेरिको वेस्पुसी ने किया था। अमेरिको वेस्पुसी करता है, लेकिन कोलंबस का काफी साहसीपूर्ण यात्रा होने के कारण ये श्रेय उसी को दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको एक मजे की बात बताना चाहते हैं कि पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे कि आखिर वो लोग आता कहाँ था। तो आइए हम आपको एक छोटी सी मानचित्र बनाकर दिखाते हैं। इस प्रकार का ये पूरे दक्षिण भारत दिखाया गया है। ये सब सारी एरिया जो आप देख पा रहे हैं सब समुद्री एरिया दिख रहा है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वह आएगा तो इस एरिया में ही आएगा, क्योंकि ये एरिया आप देख पा रहे होंगे जब भी आएगा समुद्री तट एरिया में ही आएगा, क्योंकि सर्वप्रथम पुर्तगाल केरल आया था। इस प्रकार का ऐसे आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे मसूलीपट्टनम है, यहाँ आपका डच सर्वप्रथम बार आता है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि जब भी कोई विदेशी यात्री आएगा तो वह समुद्री तट से ही आएगा। क्योंकि वह जलीय रास्ता से भारत पहुंचता है। इसलिए जितने भी कंपनियां आएगी सब समुद्री तट में ही अपना कोठी बनाता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी आपको बता रहे थे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई वह सर्वप्रथम आपका मसूलीपट्टनम में ही अपना व्यवसायिक कोठी बनाया। तो ये सब चीजें तो हम देख पाते हैं कि, और ये सब चीजें हम लोग देख पाते हैं कि सब विदेशी नागरिक समुद्री तट बंदरगाह पर आता है, क्योंकि वो लोग को जलीय रास्ता से आना होता है। आपका और आगे हम बताना चाहेंगे कि जब हम विस्तार वाले वीडियो बनाएंगे सबको बारी बारी से समझाएंगे कि कब आया, उसका गवर्नर कौन कौन था, या यहाँ आके कौन कौन सा व्यवसाय किया, कहाँ अपना कोठी बनाया। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर 1600 का पक्का 1600 अगर एक दिन भी बढ़ जाता तो ये 1601 हो जाता, लेकिन 31 दिसंबर 1600 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। लेकिन इसको यहाँ आने में काफी लंबा टाइम लग गया। डच जो आपको हम बताए थे भी, हॉलैंड और नीदरलैंड वाले, ये आपका पहले इसकी स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में स्थापना होती है, जबकि डच का 1602 में होता है। लेकिन डच कंपनी बनाने के बाद वह पुनः भारत चला आता है, और ये भारत आता नहीं है क्योंकि वहां के सरकार खुद अपने नहीं आना चाह रही थी। वो चाहती थी कि हमारे यहाँ से भी एक अमीरों का टोली वहां जाए और सरकार के देख रेख में वहां काम करे। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने में काफी दिन लग गया। फिर आप देख पाएंगे कि ये लगभग 1608 में ये सूरत में सर्वप्रथम आता है। सूरत आप यहाँ देख पा रहे होंगे मानचित्र पर, यहाँ सर्वप्रथम ये आता है 1608 में, और अपना अस्थायी व्यापारी कोठी बनाता है। उसके बाद की बातें हम बताएंगे कि क्यों ये अस्थायी बनाया, उसके बाद फिर वह कहाँ बनाया, उसका अस्थायी कोठी कब बनता है, ये सब जब डिटेल्स वाले वीडियो बनेगा तो उसमें आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आप नाम सुन रहे होंगे डेनिस। उसके बाद डेनमार्क के निवासी आया था जिसको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, जो लगभग 1616 में यहाँ आया था। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया की स्थापना किया जाता है, जबकि यह पहला अपना कोठी तमिलनाडु में आके बनाता है। इस प्रकार के वह क्या करता है कि बारी बारी से सब कंपनियां यहाँ आती है, अपना संबंध स्थापित करने लगती है। उसके बाद सबसे मजे की बात अब हम बताना चाहेंगे
कि वो लोग यहाँ आता था और यहाँ की राजा जो भी थे, राजा के दरबार में वो लोग जाता था और बोलता था कि हम यहाँ व्यवसाय करने के लिए आए हैं, हमें परमिशन दीजिए। तो यहाँ के राजा भी खुले द्वार की नीति अपनाए हुए थे। कोई भी व्यवसाय जब आता था तो वेलकम वेलकम, आओ, क्या करना है, हमारे यहाँ बिजनेस करना है। तो अंग्रेज लोग बोलता था कि हाँ हम लोग यहाँ बिजनेस करने के पर्पज से आए हैं, तो ठीक है, तो लोगों को टैक्स देना होगा। तो लोग बोलता था कि ठीक है, टैक्स हम लोग देंगे, लेकिन हम लोगों का सामान का सुरक्षा कौन करेगा। तो बोले, यहाँ के राजा लोग बोलते थे कि नहीं, हम तुम्हारा सामान का कोई सुरक्षा नहीं करेंगे, हमको केवल टैक्स चाहिए, तुम अपना सामान का सुरक्षा स्वयं करेगा। यही सबसे बड़ी गलती है। अर्थात भारत गुलाम होने की सबसे बड़ी पहलू यही है। इसी में सब कंपनियां अपना अपना कोठी बनाने लगा, किलाबंदी करने लगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सब अपना अपना कंपनी समुद्र के तट पर अर्थात किनारे में वो लोग अपना अपना कोठी बनाता था, जिससे किला के नाम से जाना जाता है। वो अपने सामान रखने के लिए घेराबंदी करता था, उसमें अपना सामान रखता था और सामान की सुरक्षा के लिए सैनिक रखता था। इस प्रकार के बहुत सारे कोठी सब कंपनियां मिलकर बना ली। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि फिर क्या होने लगा। आपको हम एक फिगर से दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे सारी कंपनियां कोठी बनाना आरंभ कर दी। अब सब कोठी में वह सैनिक रखने लगा। अब हुआ क्या कि जब पता चला कि यहाँ के राजा के पास इतना सैनिक है, या यहाँ के आसपास वाले थाने में 12 सिपाही है, ये लोग भी 50 सिपाही है, तो आप खुद अनुमान लगाइए, क्या यह सरकार राजा का रूल को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। वह क्या करता था कि राजा के द्वारा बनाए गए नियमों को वह तोड़ता था और उसके बाद उस राजा के बनाए हुए नियमों को तोड़ता था और खुद धीरे धीरे वह कह सकते हैं कि व्यवसाय करने वाले जो कंपनियां थी वो अब यहाँ अधिकार करने वाली कंपनियां बन चुकी है। इस प्रकार वह धीरे धीरे सभी राजाओं के राज्य पर वह कब्जा करता है और हमारे भारत को गुलाम बना देता है। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो को देख पा रहे होंगे, देख लिए होंगे कि कैसे हमारा देश गुलाम हुआ है, गुलाम होने का मुख्य कारण क्या है। अब हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे इससे हम लोग मुक्ति पाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ से आप तो गुलामी की बात समझ ही चुके होंगे। अब आपको डिटेल्स वाले जब वीडियो दिया जाएगा तो जिसमें पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाया जाएगा, कौन कंपनी कब आई, उसके कौन कौन गवर्नर बने, कब बने, वह कहाँ पहले अपने व्यवसाय कोठी बनाए, ये सारी तमाम बातें हम विश्लेषण वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आउटलाइन मिल चुका होगा। अब वो मेरे ख्याल से आपको इस कहानी में थोड़ा सा ट्यूस आ जाएगा। जब भी आप आधुनिक भारत के विषय में आप बुक में पढ़ेंगे या वीडियो का विश्लेषण देखेंगे तो आपको ये कहानी पूरे समझ में पहले से ही आ चुका है। तो आशा करते हैं कि आप ये आउटलाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद जब हमारे पार्ट बाय पार्ट वीडियो डाला जाएगा तो आप लोग भली भांति अध्ययन करेंगे, क्योंकि बिना सोचे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि सोचने की शक्ति, मेरा एक ही मकसद है कि विद्यार्थियों में सोचने की शक्ति को जागृत कर दें। बच्चा खुद ब खुद सारी समस्या को सॉर्ट आउट कर लेगा। अब आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें आपको विश्लेषण दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अब दोस्तों, अब हम आपको एक मजे की बात बताना चाहते हैं
कि पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे कि आखिर वो लोग आता कहाँ था। तो आइए हम आपको एक छोटी सी मानचित्र बनाकर दिखाते हैं। इस प्रकार का ये पूरे दक्षिण भारत दिखाया गया है। ये सब सारी एरिया जो आप देख पा रहे हैं सब समुद्री एरिया दिख रहा है। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वह आएगा तो इस एरिया में ही आएगा, क्योंकि ये एरिया आप देख पा रहे होंगे जब भी आएगा समुद्री तट एरिया में ही आएगा, क्योंकि सर्वप्रथम पुर्तगाल केरल आया था। इस प्रकार का ऐसे आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे मसूलीपट्टनम है, यहाँ आपका डच सर्वप्रथम बार आता है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि जब भी कोई विदेशी यात्री आएगा तो वह समुद्री तट से ही आएगा। क्योंकि वह जलीय रास्ता से भारत पहुंचता है। इसलिए जितने भी कंपनियां आएगी सब समुद्री तट में ही अपना कोठी बनाता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी आपको बता रहे थे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई वह सर्वप्रथम आपका मसूलीपट्टनम में ही अपना व्यवसायिक कोठी बनाया। तो ये सब चीजें तो हम देख पाते हैं कि और ये सब चीजें हम लोग देख पाते हैं कि सब विदेशी नागरिक समुद्री तट बंदरगाह पर आता है, क्योंकि वो लोग को जलीय रास्ता से आना होता है। आपका और आगे हम बताना चाहेंगे कि जब हम विस्तार वाले वीडियो बनाएंगे सबको बारी बारी से समझाएंगे कि कब आया, उसका गवर्नर कौन कौन था, या यहाँ आके कौन कौन सा व्यवसाय किया, कहाँ अपना कोठी बनाया। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर 1600 का पक्का 1600 अगर एक दिन भी बढ़ जाता तो ये 1601 हो जाता, लेकिन 31 दिसंबर 1600 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। लेकिन इसको यहाँ आने में काफी लंबा टाइम लग गया। डच जो आपको हम बताए थे भी, हॉलैंड और नीदरलैंड वाले, ये आपका पहले इसकी स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में ही स्थापना होती है, जबकि डच का 1602 में होता है। लेकिन डच कंपनी बनाने के बाद वह पुनः भारत चला आता है, और ये भारत आता नहीं है क्योंकि वहां के सरकार खुद अपने नहीं आना चाह रही थी। वो चाहती थी कि हमारे यहाँ से भी एक अमीरों का टोली वहां जाए और सरकार के देख रेख में वहां काम करे। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने में काफी दिन लग गया। फिर आप देख पाएंगे कि ये लगभग 1608 में ये सूरत में सर्वप्रथम आता है। सूरत आप यहाँ देख पा रहे होंगे मानचित्र पर, यहाँ सर्वप्रथम ये आता है 1608 में, और अपना अस्थायी व्यापारी कोठी बनाता है। उसके बाद की बातें हम बताएंगे कि क्यों ये अस्थायी बनाया, उसके बाद फिर वह कहाँ बनाया, उसका अस्थायी कोठी कब बनता है, ये सब जब डिटेल्स वाले वीडियो बनेगा तो उसमें आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आप नाम सुन रहे होंगे डेनिस। उसके बाद डेनमार्क के निवासी आया था जिसको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, जो लगभग 1616 में यहाँ आया था। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया की स्थापना किया जाता है, जबकि यह पहला अपना कोठी तमिलनाडु में आके बनाता है। इस प्रकार के वह क्या करता है कि बारी बारी से सब कंपनियां यहाँ आती है, अपना संबंध स्थापित करने लगती है। उसके बाद सबसे मजे की बात अब हम बताना चाहेंगे कि वो लोग यहाँ आता था और यहाँ की राजा जो भी थे, राजा के दरबार में वो लोग जाता था और बोलता था कि हम यहाँ व्यवसाय करने के लिए आए हैं, हमें परमिशन दीजिए। तो यहाँ के राजा भी खुले द्वार की नीति अपनाए हुए थे। कोई भी व्यवसाय जब आता था तो वेलकम आओ, क्या करना है, हमारे यहाँ बिजनेस करना है। तो अंग्रेज लोग बोलता था कि हाँ हम लोग यहाँ बिजनेस करने के पर्पज से आए हैं, तो ठीक है तुम लोगों को टैक्स देना होगा। तो लोग बोलता था कि ठीक है टैक्स हम लोग देंगे, लेकिन हम लोगों का सामान का सुरक्षा कौन करेगा।
तो बोले, यहाँ के राजा लोग बोलते थे कि नहीं, हम तुम्हारा सामान का कोई सुरक्षा नहीं करेंगे, हमको केवल टैक्स चाहिए, तुम अपना सामान का सुरक्षा स्वयं करेगा। यही सबसे बड़ी गलती है। अर्थात भारत गुलाम होने की सबसे बड़ी पहलू यही है। इसी में सब कंपनियां अपना अपना कोठी बनाने लगा, किलाबंदी करने लगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सब अपना अपना कंपनी समुद्र के तट पर अर्थात किनारे में वो लोग अपना अपना कोठी बनाता था, जिससे किला के नाम से जाना जाता है। वो अपने सामान रखने के लिए घेराबंदी करता था, उसमें अपना सामान रखता था और सामान की सुरक्षा के लिए सैनिक रखता था। इस प्रकार के बहुत सारे कोठी सब कंपनियां मिलकर बना ली। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि फिर क्या होने लगा। आपको हम एक फिगर से दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे सारी कंपनियां कोठी बनाना आरंभ कर दी। अब सब कोठी में वह सैनिक रखने लगा। अब हुआ क्या कि जब पता चला कि यहाँ के राजा के पास इतना सैनिक है, या यहाँ के आसपास वाले थाने में 12 सिपाही है, ये लोग भी 50 सिपाही है, तो आप खुद अनुमान लगाइए क्या यह सरकार राजा का रूल को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। वह क्या करता था कि राजा के द्वारा बनाए गए नियमों को वह तोड़ता था और उसके बाद उस राजा के बनाए हुए नियमों को तोड़ता था और खुद धीरे धीरे वह कह सकते हैं कि व्यवसाय करने वाले जो कंपनियां थी वो अब यहाँ अधिकार करने वाली कंपनियां बन चुकी है। इस प्रकार वह धीरे धीरे सभी राजाओं के राज्य पर वह कब्जा करता है और हमारे भारत को गुलाम बना देता है। तो इस प्रकार आप हमारे वीडियो को देख पा रहे होंगे, देख लिए होंगे कि कैसे हमारा देश गुलाम हुआ है। गुलाम होने का मुख्य कारण क्या है, अब हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे इससे हम लोग मुक्ति पाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ से आप तो गुलामी की बात समझ ही चुके होंगे। अब आपको डिटेल्स वाले जब वीडियो दिया जाएगा तो जिसमें पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाया जाएगा कौन कंपनी कब आई, उसके कौन कौन गवर्नर बने, कब बने, वह कहाँ पहले अपने व्यवसाय कोठी बनाए, ये सारी तमाम बातें हम विश्लेषण वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आउटलाइन मिल चुका होगा। अब मेरे ख्याल से आपको इस कहानी में थोड़ा सा ट्यूस आ जाएगा। जब भी आप आधुनिक भारत के विषय में आप बुक में पढ़ेंगे या वीडियो का विश्लेषण देखेंगे तो आपको ये कहानी पूरे समझ में पहले से ही आ चुका है। तो आशा करते हैं कि आप ये आउटलाइन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद जब हमारे पार्ट बाय पार्ट वीडियो डाला जाएगा तो आप लोग भली भांति अध्ययन करेंगे, क्योंकि बिना सोचे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि सोचने की शक्ति, मेरा एक ही मकसद है कि विद्यार्थियों में सोचने की शक्ति को जागृत कर दे। बच्चा खुद ब खुद सारी समस्या को सॉर्ट आउट कर लेगा। अब आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें आपको विश्लेषण दिया जाएगा